सवाल में दिया है कि लूप PQR कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एज शोन इन द फिगर। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप। द मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द लूप, तो टॉर्क का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, m क्रॉस b होता है। और यहाँ पे हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमें mb sin थीटा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ये आ गया आपके पास टॉर्क। ये होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द लूप। नंबर ऑफ टर्न जो है हमारे पास 1 के बराबर है। एरिया की यदि बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 2 के बराबर है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट के सेंस में कर्ल कीजिए लूप के अलावा, तो करंट इस तरीके से है तो लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब साइन 90 जो है यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 से 2 चला गया, आंसर आ गया आपके पास 4 न्यूटन मीटर के बराबर। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए वैसे 4 न्यूटन मीटर जो है आंसर, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पे एरिया के साथ हमने करंट नहीं लिखा, एरिया के साथ हमने करंट नहीं लिखा, करंट हमें लिखना चाहिए था। तो करंट सॉरी ये हो गया एरिया इंटू करंट यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू दिस, तो आंसर आएगा 8, आंसर आएगा 8। अब मैं इसका डायरेक्शन बता रहा था, डायरेक्शन देखिए ध्यान से। मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा था अंदर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, तो m क्रॉस b जो है इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ, इस तरफ। तो ये जो लूप है बेटा ये इस सेंस में घूमने वाला है, इस सेंस में घूमने वाला है, इस सेंस में ये रोटेट होगा, इस सेंस में रोटेट होगा। तो ये भी आप बता सकते हैं जब सवाल में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से एक टेस्ट जो है होने जा रहा है, और टेस्ट जो है वो 23 जनवरी को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स। इस टेस्ट से फायदा क्या है कि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करके 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। कॉलेज ग्रांट जो है आपको मिलेगा 20 लाख तक का। ये जो एग्जाम होने वाला है ये 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th के इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होने वाला है। टेस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे होगा, और जो है आपको इसमें ढेर सारे एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको एनरोल करना है इस टेस्ट में अनअकैडमी प्रोडिजी में, और कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। NKC सर लाइव कोड का आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बारे में सुन लीजिए। रैंक 1 को मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 को आईफोन, रैंक 4 और 5 को एप्पल का आईपैड, रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन का इको डॉट जो है, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के गिफ्ट कार्ड जो है यहाँ पे मिलेंगे। और स्कॉलरशिप की बात करें, टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, 11 to 25 जिनका रैंक आएगा उनको 75%, और अप टू 500 रैंक जिन बच्चों का आएगा उनको भी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए होने जा रही है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो हैं पेपर्स होने वाले हैं, और इस 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, और हर संडे 2 से लेकर 5 बजे तक ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप देखिए कि एक तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है टेस्ट होने वाला है, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको टेस्ट में मिलेंगे वो टॉप एजुकेटर्स ने जो है वो बनाए हैं, और वीडियो सॉल्यूशन जो है हर एक क्वेश्चन का पेपर के बाद आपको मिलेगा। डिटेल टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सवाल करेंगे उस सवाल में कितने सवाल आपके गलत हुए और कौन कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, ये आपको रिपोर्ट जो है पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है, और उसका सॉल्यूशन कि आप क्या कर सकते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। और जो 200 लर्नर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा 100% तक। आपको यहाँ पे बस एनरोल करना है, NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल करना है अनअकैडमी की वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो हैं स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं दोनों बैचेस। अब इन बैचेस की बात करूँ तो ये बैच जो है ये अर्ली बिगिनर्स के लिए है, और क्लास 11th के बच्चे जो जेईई मेन और एडवांस 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं, और ये आरंभ बैच है फॉर क्लास 11th जेईई मेन एंड एडवांस्ड जो 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं बच्चे। ये हमारे पास लास्ट मिनट का रिवीजन बैच है जो जेईई मेन 2022 को टारगेट करने वाले बच्चे उनके लिए है, और एक क्रैश कोर्स बैच है जो जेईई मेन 2022 के लिए जो है टारगेट कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। इन सारे बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, और जो है बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
सबसे लास्ट में है कि पेपर डिस्कशन सीरीज जो है स्टार्ट होने जा रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ऑफ जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो फरवरी जेईई मेन 2021 अटेम्प्ट का होने वाला है। अब ये 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपको जो है 2022 का जो प्रिपरेशन है वो आप जो है बहुत उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। यदि आप इसमें एनरोल करेंगे तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। कोड यदि आपसे कोई पूछे तो NKC सर लाइव जो है कोड आपको इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg के बराबर। ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और वो कनेक्टेड है लोअर एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर से। 4 मीटर की एक लेंथ के वायर से कनेक्टेड है, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, the top half of the string makes an angle 45 degree with the vertical, then the magnitude of force is equal to। तो सवाल जेईई मेन का सवाल है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। सवाल में आपको दिया है कि एक रस्सी लटकी हुई है चुपचाप से, यहाँ पे ब्लॉक लटका हुआ है 10 kg का, मिड पॉइंट से एक फोर्स लगाया जाता है और इस वाली लेंथ को ऐसे रोटेट किया जाता है कि वो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बनाने लगती है। तो भाई इसको ऐसे रोटेट किया रस्सी को और ये रस्सी अब 45 डिग्री एंगल बनाने लग गई है। यहाँ पे ब्लॉक अभी लटका हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स इतना नीचे तक नहीं लटकेगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये और ये इस तरीके से 10 kg और फोर्स लगा रहे हैं हम इस तरफ। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ फोर्स को तो हमें बताना है फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकता हूँ कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मैं इस वाली रस्सी में टेंशन मान लेता हूं T, इस वाली रस्सी में टेंशन मान लेता हूं T और इस वाली रस्सी में टेंशन मान लेता हूं T डैश। तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाएंगे तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है T के बराबर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है T के बराबर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F के बराबर, T डैश है। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको मिलेगा नीचे की तरफ 100 न्यूटन है और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T के बराबर। तो T की वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर है। ये T के दो कंपोनेंट आएंगे T डैश के, T डैश बाई रूट 2 और यहाँ आएगा आपके पास T डैश बाई रूट 2। तो T डैश बाई रूट 2 100 न्यूटन के बराबर है और T डैश बाई रूट 2 F के बराबर भी है। तो इसका मतलब F जो है 100 न्यूटन के बराबर आ गया। तो आंसर हमारा 100 न्यूटन के बराबर आ जाता है। आंसर विल बी 100 न्यूटन। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर इन द थ्रेड्स, स्प्रिंग, पुलीज आर मासलेस। MA MB दोनों सेम मास के हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिस्टम की बतानी है कितनी होने वाली है। तो पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बताने के लिए हम यहाँ पे एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी मेथड क्या कहता है कि यदि मैं इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर देता हूँ, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कुछ चेंज होने वाली है। ये भी मूव करेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और स्प्रिंग में भी एक पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है। तो 2 काइनेटिक एनर्जी, 3 पोटेंशियल एनर्जी, 5 तरह की एनर्जीज का समीशन जो है वो कांस्टेंट होने वाला है, बिकॉज टोटल समीशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर द मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको डिफरेंशिएट यदि कर दें तो टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आना चाहिए और उस तरीके से हम टाइम पीरियड वहाँ से निकाल सकते हैं। और टाइम पीरियड यदि निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी बड़ी आराम से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये ब्लॉक को x हम डिस्प्लेस करते हैं। इस ब्लॉक को यदि मैं x डिस्प्लेस करता हूँ, किसी भी एक ब्लॉक को x डिस्प्लेस कर दीजिए, मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ x के बराबर, या फिर आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं इसको कर देता हूँ, चलिए इसको कर देता हूँ। इसको मैंने x डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आ जाएगा आपके पास, एक्सटेंशन जो है आपको मिलने वाला है, एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यदि टेंशन T के बराबर मानता हूँ तो यहाँ टेंशन T के बराबर होने वाली है, यहाँ पे टेंशन T के बराबर होने वाली है, यहाँ पे टेंशन 2T के बराबर होने वाली है। तो मैं यहाँ पे पुली कंस्ट्रेंट से लिख सकता हूँ कि T जिस पे टेंशन है वो x डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो 2T डिस्टेंस वाला कितना डिस्टेंस मूव करेगा, x डैश के बराबर। तो T से T चला गया तो यहाँ से x डैश मिल जाता है x/2, यानी कि ये यदि x चलेगा तो ये x/2 नीचे के आने वाला है, ये x/2 नीचे आने वाला है। ये पुली कंस्ट्रेंट से हम जानते हैं, याद है T1A1 इज इक्वल टू T2A2, ये फॉर्मूला लगाया आपने, T1A1 इज इक्वल टू T2A2। वो आता है ऐसे ही है कि वहां T1V1 T2V2 को डिफरेंशिएट करने से, और T1V1 T2V2 कहां से आता है, T1x1 T2x2 को डिफरेंशिएट करने से। तो T1 इंटू x1 T2 इंटू x2 से हमने निकाल लिया कि यदि ये x चलेगा तो ये x/2 नीचे आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए इस सिचुएशन में
इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे mg मान लीजिए, ये यहाँ से मान लेता हूँ मैं कि ये जो है हमारे पास पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी था लेट्स से u0 के बराबर था, और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो u1 के बराबर था। तो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ u0 माइनस, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है mgx/2। बात आई समझ में? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस। इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पहले था u1 और अब बढ़ गया है कितना, बढ़ गया है कितना, ये भैया x यहाँ आया है, x यहाँ पे आया है, x यहाँ पे आया है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास थीटा है, तो x है तो x cos थीटा x sin थीटा, यहाँ पर जाएगा आपके पास u1 प्लस x sin थीटा इंटू mg। ये बात आई समझ में? यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। उसके बाद यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं हाफ ऑफ kx², ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस इसके पास इक्विलिब्रियम में भी कुछ एक्सटेंशन होगा तो हाफ kx02, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया है। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया आपका, ठीक बात है, हाफ kx² प्लस हाफ kx02। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करें तो इसकी स्पीड यदि v मान लेता हूँ तो इसका स्पीड भी आपके पास कितना होगा, v/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हाफ ऑफ m इंटू v² प्लस हाफ इंटू m इंटू v/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सब जो है कॉन्स्टेंट होने वाला है, इसको डिफरेंशिएट करिए फटाफट से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फटाफट से तो ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस mg/2, x का डिफरेंशिएशन होगा dx/dt विच इज वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा mg sin थीटा इंटू dx/dt इंटू वेलोसिटी। ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है तो ये आ जाएगा आपके पास 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू k इंटू 2x इंटू dx/dt यानी कि वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा हाफ ऑफ m इंटू 2v dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा हाफ इंटू m इंटू 1/4 इंटू 2v इंटू dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जबकि सब किसके बराबर है, 0 के बराबर आपको मिल चुका है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा कि वेलोसिटी जो है सब में आ रहा है तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाता है। एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको यहाँ पे मिलता है माइनस mg/2, यहाँ पे मिलता है प्लस mg sin थीटा, यहाँ पे मिलता है आपको kx, यहाँ पे आपको मिलता है kx, और यहाँ पे आपको मिलता है क्या, m इंटू a, और यहाँ पे ma/4 यानी कि कितना हो गया आपके पास ma प्लस ma/4 5ma/4 प्लस में 5ma/4 आपको यहाँ पे मिलता है इज इक्वल टू 0 आपको मिलता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है आपको मिल जाएगा किसके बराबर, माइनस ऑफ kx डिवाइडेड बाय m, आगे आएगा आपके पास 4, नीचे आएगा आपके पास 5, और यहाँ पे जो है सम कांस्टेंट जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये सब कांस्टेंट इसमें 4/5 मल्टीप्लाई होगा। तो हम जानते हैं कि जब एक्सेलरेशन जो है x के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, इस कांस्टेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज टाइम पीरियड में इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, mg सब कांस्टेंट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये जो x के साथ लिखा हुआ जो टर्म है, x के साथ जो लिखा हुआ टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाता है 4k/5m के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है आपको 4k/5m का अंडर रूट। तो हमें निकालना क्या है, हमें इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, यही हमें निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ 4k/5m जो है हमारा आंसर होने वाला है। हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स दिस इनटू दिस, यानी कि ये हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक किया गया है, ये पोजीशन वेक्टर इनिशियल है, पोजीशन वेक्टर फाइनल है। सो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो है उसको डॉट प्रोडक्ट करना होगा फोर्स वेक्टर के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो है सस्पेंडेड हैं फ्रॉम द आर्म्स ऑफ अ बैलेंस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि तराजू के जो दो पलड़े हैं, तराजू के दो पलड़े में कुछ कुछ सामान रखा हुआ है और उस पूरे सामान को पानी में डुबो दिया जाता है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, तो बैलेंस हो जाता है, यानी कि बराबर लेवल पर आ जाता है। जानते हैं ना बैलेंस कब होता है, वो
कि जब दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर आ जाते हैं। द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम एंड डेंसिटी इज 9 ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज 48 ग्राम देन इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू। तो हमारे पास एक तराजू है, कानून वाला तराजू, कानून वाला तराजू है, और यहाँ पे इसका दूसरा पलड़ा है इस तरीके से, और यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से तराजू है। यहाँ पे एक लेवल लगा हुआ है जो हमें बताता है कि बैलेंस हुआ है नहीं। पूरा सिस्टम को यदि डुबो देते हैं, पूरे सिस्टम को डुबो देते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। अब बैलेंस कैसे हो सकता है, ये देखिए बैलेंस कैसे हो सकता है कि जब इस पूरे पलड़े का जो वेट है और इस पूरे पलड़े का जो वेट है, अपेरेंट वेट, पानी के अंदर जो वेट है अपेरेंट वेट, दोनों बराबर हो जाएं। दोनों अपेरेंट वेट जो है बराबर यदि हो जाएं तो मैं कह सकता हूं कि ये बैलेंस हो चुका है। और जो सवाल में दिया भी हुआ है कि ये बैलेंस है, इसका मतलब इनके अपेरेंट वेट बराबर हैं। पानी के अंदर अपेरेंट वेट क्या होता है, mg माइनस एफ के बराबर। mg माइनस एफ के बराबर जो है अपेरेंट वेट होता है। बात आई समझ में? बिकॉज कोई भी एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो है एक बायंसी फोर्स लग रहा होता है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। यदि उसको एक तराजू पर रखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आपको मिलने वाला है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, mg माइनस एफ के बराबर। और नॉर्मल रिएक्शन ही वेइंग मशीन मेजर करती है, तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल है, या कह सकते हैं कि जो वेइंग मशीन द्वारा मेजर होने वाली क्वांटिटी है वो n के बराबर है, और इसी को अपेरेंट वेट कहा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है mg माइनस एफ के बराबर। तो mg माइनस एफ एक पहले वाले ऑब्जेक्ट का और mg माइनस एफ दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का बराबर होने वाला है। तो मास कितना दिया हुआ है हमें पहले वाले का, 36 ग्राम, 36 इंटू जी। माइनस एफ बी को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज वाटर, उसका 1 हो जाएगा डेंसिटी, इंटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम इसका है नहीं दिया है, तो वॉल्यूम को क्या निकाल सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी लिखा जा सकता है। मास अपॉन डेंसिटी लिखूंगा तो 36 डिवाइड बाय डेंसिटी 9 इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ पे mg माइनस एफ भी लिखूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, इसका मास है 48 ग्राम, सो 48 इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, उसको लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी इंटू जी। तो यहाँ जी जो है सब आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे आया 36 1 माइनस 1 बाई 9, और यहाँ पे आपके पास 48 1 माइनस 1 बाय रो। 36 और 48 को हटा लेंगे, 6 6 36, 6 8 48, 2 से गया 3 बार, 2 से गया ये 4 बार। तो इसको आप सॉल्व करिए तो 3 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई रो। तो इसको इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 1। अच्छा, इसको इधर ही ले जाइए ना, या फिर सबको इधर ले जाइए, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8 बाई 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई रो। 8 बाई 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई रो। यार इसको सॉल्व कर लेना अब, है ना। 4 माइनस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई रो, 4 2 4 से 1 3 2 1 बटा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3 के बराबर, रो की वैल्यू 3 के बराबर आपको मिल जाती है। कैलकुलेशन आप और अच्छे से कर सकते हैं, है ना, मैंने ऐसे ही कर दिया है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f प्रोपोगेटिंग थ्रू अ एयर in with speed c is reflected from a surface which is moving away from the source with a constant speed v। तो यहाँ पे वही चोर पुलिस वाला काम हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, सोर्स से जो निकलने वाली साउंड है वो स्पीड c से मूव कर रही है। c का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड नहीं है, बस यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया है c। और ये सोर्स रेस्ट में है, और जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। अब जो साउंड यहां पे पहुंचेगा और जो टकरा के वापस आएगा, इसको सुनाई देगा, तो वो रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है कितनी होगी। तो पहले मैं डॉपलर इफेक्ट लगाऊंगा यहां से यहां के लिए, यानी कि ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। तो यहां से f1 को लिख सकता हूं मैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, प्लस माइनस। तो यहां से आपको मिलने वाला है एफ नॉट सी, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो सी माइनस वी आपको मिलेगा, डिवाइडेड बाय सोर्स तो रेस्ट में है तो यहाँ पे मिलेगा सी। तो ये फ्रीक्वेंसी हुई हमारे पास जो वहां तक पहुंची है। अब वही फ्रीक्वेंसी जब टकरा के वापस आएगी,
वही फ्रीक्वेंसी जब टकरा कर वापस आएगी, F1 जब वापस आएगी, तो ये जो सोर्स है अब एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और ये ऑब्जर्वर सोर्स का काम कर रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि F रिफ्लेक्टेड जो आपको सुनाई देने वाली है वो सुनाई देने वाली है F1 इंटू C अपॉन C प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो यहां से आपको मिलेगा F रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू F1 C प्लस माइनस ऑब्जर्वर जो है बेटा ये रेस्ट पर है तो यहां पे आ जाएगा 0 और यहां पे सोर्स जो है दूर भाग रहा है तो यहां पे आ जाएगा आपके पास C प्लस V के बराबर। तो बस आपका काम हो गया है। F1 की जो वैल्यू है यहां से यहां लाके पटक दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो वैल्यू है F1 की, ये F1 की वैल्यू यहां रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाता है, आंसर नंबर C। ठीक बात है। अब चलते हैं आगे अगले सवालों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है अ मोटर जनरेट्स एन आउटपुट पावर ऑफ 220 वॉट एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2100 rpm, कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर। टॉर्क निकालना है, पावर दिया है और एंगुलर स्पीड आपको दिया है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो पावर होती है उसे लिखा जा सकता है टॉर्क इंटू ओमेगा। मोटर के लिए लिख सकता हूं मैं कि टाउ इंटू ओमेगा, उसे लिखा जा सकता है पावर को। अब यहाँ पे ओमेगा जो है आपको ऐसा यूनिट्स में रखना होगा, यानी कि रेडियन पर सेकंड में रखना होगा। तो 2100 राउंड पर मिनट, तो ये ओमेगा हो गया, ये टाउ हो गया, पावर हो गया आपके पास 220। सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, टाउ का आंसर आपको मिल जाएगा इस सवाल में। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है ये जेईई में आया हुआ है काफी पहले। A point source S is placed at the bottom of 12 mm high transparent block of diamond of refractive index 2.4। तो ये जो ब्लॉक है बेटा ये डायमंड से बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 के बराबर है। The block is immersed in an optically rarer liquid as shown in the figure। अब इस डायमंड के ब्लॉक को एक रेयरर लिक्विड में डुबो दिया जाता है। ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 से कम है, म्यू इज लेस देन 2.4, ये क्वेश्चन में कहा है। इट इज फाउंड दैट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड फॉर्म्स एन सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायमीटर 18 मिलीमीटर। ये हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलता है और ब्राइट स्पॉट का जो डायमीटर है वो 18 मिलीमीटर के बराबर है ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया है कितना होगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो हम ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे यदि कोई सोर्स रखा है तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनता है और ब्राइट स्पॉट का रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैलकुलेशन आती कैसे है कि ये जो लाइट वाली लास्ट वाली लाइट रे है जो यहाँ पर किनारे पर पड़ रही है वो ऐसे 90 डिग्री से ग्रेज कर जाती है और ये जो एंगल होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है C के बराबर। तो ये एंगल यदि C के बराबर है तो ये वाला एंगल भी C के बराबर होगा, तो हमें ट्राइंगल मिल जाता है। बेसिकली हमें ट्राइंगल मिल जाता है, ये S और ये हमारी इल्यूमिनेटेड डिस्क का सेंटर और यहाँ पर इल्यूमिनेटेड डिस्क का पेरिफेरी। तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाता है जिसमें ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ये रेडियस है 9 मिलीमीटर के बराबर, इसका रेडियस है और हाइट बेटा कितना है 12 मिलीमीटर के बराबर। तो यहां से मैं 10C लिख सकता हूं इस ट्राइंगल से, कितना आ जाएगा दिस अपॉन दिस, 9/12 3/4, तो C आपको मिल जाता है 37 डिग्री। तो इसका मतलब साइन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3/5 के बराबर। और साइन C किसके बराबर होता है बेटा, साइन C होता है हमारे पास 3/5 इज इक्वल टू छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिवाइडेड बाय बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 2.4। तो यहां से म्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है 3/5 इंटू 2.4, 0.6 इंटू 2.4 आपको मिल जाता है 6 चौक 24, 4 6 दूनी 12 14, 1.44 के बराबर आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, इतना आसान सवाल है। आगे चलते हैं कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज A1/A2 इज इक्वल टू 1/3। तो जो हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं S1 और S2, उनसे निकलने वाली लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो 1:3 के रेशियो में है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फ्रिंजेस जो बन रही होंगी स्क्रीन पर, उनका रेशियो हमें बताना है। तो भाई देखिए एम्पलीट्यूड 1:3 रेशियो में है, तो इंटेंसिटी लाइट की किस रेशियो में होने वाली है, A² के रेशियो में। तो आ जाएगा आपके पास 1/9। तो इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की 1:9 रेशियो में है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, √I1 + √I2 के स्क्वायर
और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर मिलेगी और मिनिमम इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर मिलेगी का रेशियो है। तो भाई ये तो बड़ा ही आसान हो गया। आप इंटेंसिटी I1 को मान लीजिए I0 और इंटेंसिटी I2 को मान लीजिए आप 9I0 के बराबर, और ये वैल्यू जो है यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। और आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वहाँ पे I0 वगैरह नहीं आएगा, है ना। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दिया है कि पेंडुलम क्लॉक है फिटेड विद अ स्मॉल हैवी बॉब दैट इज कनेक्टेड विद अ मेटल रॉड। एक मेटल रॉड वाला पेंडुलम है, यानी कि वहाँ पे रस्सी की जगह एक रॉड का इस्तेमाल किया है, मेटल की रॉड का, और लास्ट में एक हैवी मास है। is 3 seconds fast each day at a temperature of 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस जब बाहर का टेम्परेचर है तो वो 3 सेकंड फास्ट हो जाता है एक दिन में। 24 घंटे में कितना अंतर आ रहा है बेटा, 24 घंटे की यदि बात करें, 24 घंटे में जो अंतर हमें मिल रहा है डेल्टा टी का, वो किसके बराबर है, 3 सेकंड के बराबर है। और टेम्परेचर बाहर का कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। 2 सेकंड का डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है जब टेम्परेचर बाहर का 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 24 आवर में वो एरर शो करता है 2 सेकंड का, यानी ज़्यादा दिखाता है एरर, ज़्यादा दिखाता है टाइम, स्लो हो जाता है बेसिकली। तो जब टेम्परेचर बाहर का होता है 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपसे पूछा गया है कि कितने टेम्परेचर पर वो बिल्कुल करेक्ट टाइम शो करेगा। तो करेक्ट टाइम जो है ऑफकोर्स ठंड पड़ने पर फास्ट हो जाती है घड़ी, गर्मी पड़ने पर स्लो हो जाती है घड़ी। तो इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में ही हमें एक टेम्परेचर मिलने वाला है। इसका मतलब आंसर जो है वो 15 से 30 के बीच में होने वाला है। अब कितना बीच में होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि रिलेशन क्या है कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। और ऐसे ही बहुत सारे ऑसिलेशंस जब हो जाते हैं तो पूरा दिन बीत जाता है। तो यदि मैं दिन की ड्यूरेशन की यदि बात करूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना रहा होगा, तब जाके पूरा दिन का ड्यूरेशन बनता है ना। ऐसे ही होता है कि पेंडुलम जो है बार बार हिलता है और सेकंड की जो निडल है वो घूमती रहती है। सेकंड की निडल घूमती है तो मिनट की निडल घूमती है, और मिनट की निडल घूमती है तो आवर की निडल घूमती है, और 24 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। तो एक टाइम पीरियड में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर, तब जाके हमें दिन का ड्यूरेशन मिल जाता है। अब यहाँ लेंथ है। लेंथ हम जानते हैं टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाली है, बिकॉज ये मेटल का रॉड है। मेटल के रॉड में लेंथ कैसे चेंज होता है, L इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि फाइनल लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाती है, पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब दिन का ड्यूरेशन भी चेंज हो जाने वाला है। तो यहां से मैं एरर का रिलेशन लिखने वाला हूं, दैट डेल्टा टी बाय स्मॉल टी इज इक्वल्स टू, इन नंबर्स को कैलकुलेट करने में कोई एरर नहीं है, 2 पाई को कैलकुलेट करने में कोई एरर नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने में कोई एरर नहीं है, लेकिन लेंथ को कैलकुलेट करने में कुछ एरर है, या लेंथ कह सकते हैं चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एल माइनस एल नॉट जो है बेटा, ये लेंथ में चेंज हो गया, ये किसके बराबर हो गया, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के। तो एल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट, ये हो गया डेल्टा एल, ये हो गया आपके पास ओरिजिनल लेंथ, ये कितना हो जाता है आपके पास अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ये हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये आपको मिल जाता है। तो पहले वाले केस की यदि बात करूं तो हमें टाइम में चेंज आया कितना, 3 सेकंड के बराबर। तो 3 सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 24 आवर, 24 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलता है हाफ इंटू अल्फा डेल्टा टी, हाफ इंटू अल्फा रॉड का है डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में वेरिएशन कितना है। मैं मान लेता हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर टी रहता है, जब टाइम बिल्कुल सही दिखाता है, 24 घंटे का 24 घंटा ही दिखाता है। डिफरेंस कितना आएगा, T-15, ज्यादा माइनस कम, T-15। अब यहां पे लिखूंगा मैं बाद में, दूसरे वाले केस के अकॉर्डिंग जो है टाइम का जो चेंज आता है वो 2 सेकंड का आता है। 24 आवर्स में 24 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, 30 माइनस 15, 30 माइनस टी। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, दोनों को जो है डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 इज इक्वल टू T-15 डिवाइडेड बाय 30 माइनस टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 90 माइनस 3t
इज इक्वल टू 2t माइनस 30, आपको मिलेगा यहाँ पे 5t इज इक्वल टू 120, टी की वैल्यू आपको मिल जाती है 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस पर ये बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाने वाला है। इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मेटल सरफेस है, उसका वर्क फंक्शन है इतना जूल, इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच एंगस्ट्रॉम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कितनी हो सकती है। यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन, kmax इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस में फाई नॉट, h की वैल्यू दे रखी है 6.6, 10 टू द पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा की वैल्यू है 1320, एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10, जूल में आंसर आपको मिलेगा माइनस ऑफ फाई नॉट 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। जूल में आंसर मिलेगा, जूल से कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हमें आंसर मिल जाने वाला है।